हम साइंस को भी साइंटिस्ट की तरह नहीं पढ़ते हैं, साइंस को भी एक धर्म की तरह पढ़ते हैं। उसमें कुछ अर्ध सत्य हो सकता है, लेकिन उसमें इतनी जो सच्चाई की जो मात्रा है वो लगातार कम होती चली आ रही है। पोस्ट बनाऊं, ऐसी बात कहूं जो बिल्कुल आपकी आकांक्षाओं को पूरा करता हो, जो आप सोचते हैं बिल्कुल मैं वही बात कहूं, तो आप उसको जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे। व्हाट वी शुड लर्न कि हाउ टू लर्न इंस्टेड ऑफ व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न। अगर उसके पास में सही नॉलेज है तो सही एक्शन लेगा, गलत नॉलेज है तो गलत एक्शन लेगा। और इसीलिए अगर हम लोगों को सही नॉलेज इम्पार्ट करें तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोग गलत काम करें। एक न्यूज़ फॉरवर्ड किया कि झारखंड गवर्नमेंट ने भी अपने कुछ कैरिकुलम्स में वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मेहमान। इनका नाम है डॉक्टर अवधेश सिंह। IITian हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे और आजकल लेखक हैं। किस चीज़ पे लिखते हैं? एथिक्स पे, लीडरशिप पे, हैप्पीनेस पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे। सोचने से, देखने से आपको लग रहा होगा बड़े टेक्निकल विषय हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इनसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे इसको बहुत सिंप्लीफाई करके कैसे समझा जा सकता है, समाज के लिए ये सारे स्किल्स कैसे उपयोगी हो सकते हैं, कैसे उसके हित में होंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। डिजिटल एज में सबसे पहले तो इतनी भाग दौड़ है, सच क्या है झूठ क्या है पता नहीं चलता। सच 2 जगह दिखने को मिलता है, झूठ 98% देखने को मिलता है अलग अलग सोशल मीडिया से, दूसरे और जो सोर्सेज हैं उसके ज़रिए। कितना ख़तरनाक है ये किसी सोसाइटी को रोबस्ट हेल्दी सोसाइटी बनाने में। ये सब कितने बड़े इम्पेडिमेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने जो सवाल किया है वो आज के समय का मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक तरीके से एक्सप्लोजन हुआ है। पहले अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, अब से मुश्किल से 30-40 साल पहले की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती थी वो या तो हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से जानते थे जी, या जो मीडिया था जो जनरली गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, हर चीज़ फिल्टर होकर के हमारे पास आती थी, या फिर जो न्यूज़पेपर्स में इंफॉर्मेशन आती थी वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल जो एडिटर्स होते थे, जर्नलिस्ट होते थे, उनके बाद ही हमारे पास में पहुंचती थी और उसमें ज़्यादातर चीज़ें सही होती थी। आज के समय में जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन देने के लिए पूरा स्वतंत्र है और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो वेरीफाई कर सके कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि गलत है। और इस वजह से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन गलत होती है। उसमें कुछ अर्ध सत्य हो सकता है, लेकिन उसमें इतनी जो सच्चाई की जो मात्रा है वो लगातार कम होती चली आ रही है। और इस वजह से क्या हो जाता है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं और लोग गलत को सच मान लेते हैं और इसकी वजह से अपना नुकसान करते हैं, सोसाइटी का नुकसान करते हैं और देश का नुकसान करते हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सच और झूठ का डिफरेंशिएशन जानें, ताकि सच को अडॉप्ट करें और झूठ को डिस्कार्ड करें, छोड़ दें। तभी हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और हम सफलता पा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो आपके जैसे जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि साहब सामान्य जीवन में भी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। इसी से शुरुआत करेंगे कि कैसे, क्यों, मतलब जो जैसा दिख रहा है उस पर सवाल करें, उसके बारे में एक्सप्लोर करें, जानने की कोशिश करें कि ये है तो ऐसा क्यों है, कहाँ है, क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग का रोल यहाँ आता है जी। इसको कैसे एलाबोरेट करते हैं आप? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे पहला, अगर हम बहुत बेसिक तरीके से समझें क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए कोई पिक्चर रिलीज होती है या मान लीजिए कि कोई आर्टिकल लिखा जाता है
या किसी ने कोई बात कही, तो हम कई बार कहते हैं भाई इसको क्रिटिकली एनालाइज करो। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब ये है कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीज को एनालाइज करो। एक बात वो जो स्पीकर कह रहा है और क्या बात वो नहीं कह रहा है, और जो बात कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इस चीज को बिना जाने हुए हम सच और झूठ का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए जरूरी है कि हमारा गोल सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग में एक है कि सच क्या है, क्योंकि सच से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होती है कि सच के अंदर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी इंसान चाहे जितना समझदार हो चाहे जितना मूर्ख हो, वो व्यक्ति जानबूझ के कभी भी झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर उसको पता हो कि ये सच है और ये झूठ है तो वो हमेशा सच को ही मानेगा, झूठ को नहीं मान सकता जानबूझ के। अगर चाहे तब भी नहीं मान सकता। लेकिन अगर उसको झूठ सच लगता है तब वो उस झूठ के पीछे चल पड़ेगा और इस तरीके से वो गलत रास्ते पे चला जाएगा। और इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। कैसे आएगा? परवरिश से आएगा, पढ़ाई से आएगी? हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए कुछ चीजें हम समाज से सीखते हैं, कुछ चीजें हमें अपनी फैमिली से मिलता है, कल्चर है, ट्रेडिशन है। कुछ चीजें हम एकेडमिक्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स है या साइंस है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ये ऐसी चीजें हैं जो कोई भी व्यक्ति नेचुरली नहीं सीख सकता। अगर आप स्कूल्स में ना जाएं, अगर आप टेक्स्ट बुक को ना पढ़ें तो ऑटोमेटिकली आप साइंस नहीं सीख सकते। ये एक टेक्निकल चीजें हैं। दुर्भाग्य से क्या है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये इंडिया में कोई भी ऐसे स्कूल्स लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती है। यहाँ पे हम ये तो जानते हैं कि क्या चीज सही है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो सच कैसे निकला। जो प्रोसेस है, वी नो द एंड रिजल्ट बट नॉट द प्रोसेस। अब जैसे मान लीजिए कि हम साइंस की बात करें, अब साइंस में हम न्यूटन्स लॉ पढ़ लेते हैं, साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लेते हैं। हम उसको उतना ही सच मान लेते हैं जैसे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई चीजों को सच मान लेते हैं। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो कैसे न्यूटन ने वो लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढा, कैसे जो न्यूटन के लॉज आए वो आए। तो उस प्रोसेस को जानना जरूरी, क्योंकि जिस प्रोसेस को फॉलो करके साइंटिस्ट सच का पता लगाते हैं, अगर हम उस प्रोसेस को समझ जाएं तो हम उस प्रोसेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे इंसानों को पहचानने की बात करें, चाहे अपने जीवन के गोल को पहचानने की बात करें, चाहे न्यूज को पहचानने की बात करें, हर चीज में उस प्रिंसिपल्स को, सेम प्रिंसिपल्स को लगा के हम सच का पता लगा सकते हैं। और अगर हम उसका पता लगाएंगे तभी हम जिंदगी में सफल होंगे और खुश रहेंगे। सोर्सेज बहुत सारे हैं। किसी एक इंसान के लिए इतने सोर्सेज, जैसे मान लीजिए आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं जिनके पास सूचना एक माध्यम है जो हम एक्सेस कर सकते हैं, सब लोग को सारे एंगल से उसकी जांच करें, परखें, सच जानने की कोशिश करें, सबके लिए वो उतने साधन भी नहीं हैं शायद, और उतनी इच्छा भी नहीं, उनके पास उतना वक्त भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। ऐसे लोग ज़्यादा इस तरह की सूचनाओं से उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। वो इस्तेमाल से मतलब उसका यूज़ हो जाता है। लोग र्यूमर्स स्प्रेड करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, झूठ फैलाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये क्रिटिकल सिचुएशन है, वो कैसे इससे बचें? नहीं, देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो बहुत आसानी से हम सच और झूठ का डिफरेंस कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए उसके 4-5 स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है उसकी क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करें, उसका सोर्स का पता लगाएं। जैसे मान लीजिए जो इन्फॉर्मेशन है आपको अगर व्हाट्सएप के माध्यम से आ रही है या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है तो उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि किस व्यक्ति ने उस प्रोसेस को शुरू किया आपको मालूम नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन सपोज करिए कि किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उससे कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे जरूर उसको किसी न किसी ने
देखा होगा, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जानते हैं किसने वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश की है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक के माध्यम से आ रही है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और भी ज़्यादा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में चीज़ें तभी आती हैं जब किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन काफ़ी सालों से हुआ हो और उसके लिए एक एक्सपर्ट बॉडी होती है जो उसको वेरीफाई करती है, उसके बाद में आती हैं। इसी तरीके से अगर कोई इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए साइंटिफिक में जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, उन जर्नल्स में कोई इन्फॉर्मेशन छपी है, कोई रिसर्च छपी हुई है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी होती है। तो इस तरीके से सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है कि सोर्स कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप से आ रही है तो आप बहुत आसानी से अगर गूगल पे जाएंगे, उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड को डालेंगे तो पता चल जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं या कहाँ से आ रही है। अगर उसका सोर्स का पता नहीं है तो उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। ये आप पहली बात जानिए, बिना सोर्स के किसी भी इन्फॉर्मेशन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए इन्फॉर्मेशन किसी अच्छे सोर्स से भी आ रही है, या मान लीजिए कहीं भी आ रही है, ऐसा भी नहीं कि व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो उसका सेकंड स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कोलैबोरेशन। एक कोलैबोरेशन, देखिए एक इंडिपेंडेंट जगह पे वो इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन देखिए सच है तो उस सच को बहुत, अब जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो मिलेंगे एक वीडियो आया जिसमें सिद्धू साहब ने क्लेम किया कि कैंसर से छुटकारा पाने के उपाय क्या क्या हैं। फिर इस देश में डॉक्टरों की बॉडी ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, डॉक्टर्स लोग बड़े नाराज़ हुए, उनकी दुकान ख़राब हो रही है, वो तो रीज़न नहीं होगा। रीज़न होगा कि एज ए डॉक्टर वो मानते हैं कि जो साइंटिफिक बेसिस जिसका नहीं हो उसके बारे में आप अगर झूठ फैला रहे हैं तो ये गलत बात है। जब इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर सिद्धू की साइज़ का, मतलब उनके आकार प्रकार का, उतने बड़े नेम फेम का, जब इस तरह से स्प्रेड कर रहा हो, जहाँ पे कि तो हम कह रहे हैं कि जो टैक्टिक्स अपनाया जाता है र्यूमर फैलाने में, गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ भेजने में, उसको कैसे पहचाने हम? देखिए, आपने जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल किया है, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं सिद्धू साहब के जो आपने एग्जांपल दिया उसका मैं आपको बताता हूँ। सिद्धू साहब ने जो मीडिया में कहा कि साहब हमारी जो वाइफ थी उनको कैंसर था, स्टेज 4 पे था, इतने दिनों के अंदर उनकी इतनी लाइफ थी और उसके बाद में हमने ये हर्बल ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, ये सब करना शुरू किया और ठीक हो गई। तो उससे लोगों को ये इम्प्रेशन आया कि साहब आपको डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, आप बस ये ट्रीटमेंट लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बाद में जब ये मामला खुला तो ये पता चला कि उन्होंने बाकायदा सारा कैंसर का प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, उनकी कीमोथेरेपी भी हुई, सारे के सारे ट्रीटमेंट हुए और साथ साथ में वो ये भी चीज़ें ले रही थी। तो अब ये बात तो उन्होंने बताई नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने आधी बात बताई, आधी बात छुपाई। तो अर्ध सत्य सबसे बड़ा डेंजरस होता है। जैसे कि दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो उसके बाद में ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि कितना पानी है कितना दूध है। तो उस चक्कर में लोग ऐसी बातों का शिकार हो जाते हैं। तो बाद में जो डॉक्टर्स बॉडी ने जो इस बात को रजिस्ट किया उसका कारण ये नहीं था कि डॉक्टर को कोई पर्सनल उससे कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कि मान लीजिए कैंसर डिटेक्ट होता है, अगर वो सपोज करिए कि वो इसी तरीके की हर्बल मेडिसिन को लेने लगें और वो प्रॉपर डॉक्टर के पास ना जाएं तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो सर्वाइव नहीं करेंगे और इसीलिए इसको एक्सपोज करना जरूरी था। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि उन्होंने जो बात कही पूरी बात नहीं थी। जब पूरी बात लोगों को पता चली तब लोगों को समझ में आया कि वो जो उनकी रिकवरी हुई है उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत हाथ इसका रहा हो हर्बल का, बट मेन उनका ट्रीटमेंट की वजह से वो सही हुई जी। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आज के समय में जो हमारी नॉलेज है वो उसके बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं। अब जैसे मान लीजिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लीजिए, वो दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मेरे ख्याल से शायद सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी जो पकड़ थी, उनकी जो एक्सपर्टाइज थी वो किस मामले में थी? फिजिक्स पे थी। और वो भी एक छोटा सा पार्ट आप मान सकते हैं जो उनकी रिलेटिविटी या क्वांटम फिजिक्स पे थी। और बहुत सारे उनके जो रिसर्च पेपर हैं वो नहीं भी एक्सेप्ट हुए क्योंकि बहुत सारे प्रेडिक्शंस उन्होंने किए वो नहीं भी सही हुए। लेकिन आउटसाइड अगर फिजिक्स, आउटसाइड साइंस अगर वो कोई बात करते हैं तो उस फील्ड में उनकी एक्सपर्टाइज जीरो है। तो इस वजह से जब भी हम किसी की बात सुने, जैसे सिद्धू साहब हैं, वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, मैं मानता हूं इस बात को, और अगर वो अपना ओपिनियन कोई क्रिकेट के बारे में दें
गेम के बारे में दें, एज अ बैट्समैन दें, तो हमें बिल्कुल उसको इज्जत के साथ में एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जब उनकी ओपिनियन किसी मेडिकल फील्ड में आती है तो वहां पे बिल्कुल उनकी जो एक्सपर्टाइज है जीरो है, और ऐसी इस वजह से उनका उस फील्ड से रिलेटेड जो ओपिनियन है उसको हमें जीरो क्रेडिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे उनकी कितनी भी बड़ी वो सेलिब्रिटी हो, कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हो। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो एक्सपर्ट है जिस फील्ड का है उसी फील्ड के ओपिनियन को आप मानिए। उसके अलावा अगर किसी भी फील्ड में वो ओपिनियन देता है तो उसको बिल्कुल आपको मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस फील्ड में वो उतना ही बड़ा जीरो है जितने हम और आप हैं। सोशल मीडिया झूठ फैलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, और सूचना की दुनिया, सोचने की दुनिया, दोनों कितनी बदली है 10 साल में, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। कितना बड़ा इसको कैसे आप देखते हैं सोशल मीडिया की भूमिका को? पहले तो ये समाज को बिगाड़ने में, और उसके बाद दूसरा सवाल का पार्ट भी ये है कि इसको कैसे ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, उसको बड़ी ज़रूरत है। कैसे बनाएंगे? देखिए, ये आपने बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल किया आज के समय में। देखिए, एक तो मुझे याद है कि एक हमने स्टडी पढ़ी थी जिसमें ये पाया गया था कि ट्विटर पे जो फेक न्यूज़ होती हैं वो 7 टाइम्स ज़्यादा तेजी से स्प्रेड करती हैं कंपेयर टू जेन्युइन न्यूज़। तो जो झूठ होता है वो बहुत तेजी से फैलता है। क्यों? पहला सवाल तो है क्यों? क्योंकि देखिए, जो सच होता है वो अक्सर बिटर होता है, जिसको लोग सुनना नहीं चाहते। झूठ जो होता है वो बनाया जाता है, और स्वीटनर डाल के वो देखिए, झूठ जो होता है, कोई भी झूठ बोलता है। अगर मान लीजिए मुझसे कोई सवाल करे और मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसका मतलब कि मेरे अंदर कोई पर्पस है, मैं किसी गोल को अचीव करना चाहता हूं, और इस वजह से मैं सच नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। तो जो झूठ होता है वो किसी ऑडियंस को देख करके बनाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर ऑडियंस की जरूरत को वो पूरा करे। अगर मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मानते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं, किसी पर्टिकुलर लीडर को आप बहुत अच्छा मानते हैं, और किसी को बहुत बुरा मानते हैं, किसी धर्म को बहुत बुरा मानते हैं, तो अगर मैं ऐसी पोस्ट बनाऊं, ऐसी बात कहूं जो बिल्कुल आपकी आकांक्षाओं को पूरा करता हो, जो आप सोचते हैं बिल्कुल मैं वही बात कहूं, तो आप उसको जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी बात को वैलिडेट करेंगे कि भाई जो मैं कहता था, देखो यहाँ पे भी यही बात कही है, यहाँ पे भी यही बात कही है, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो। और फिर जो वो बात लोगों के पास में जाएगी, अगर वो खुद उस बात को मानते हैं, वो फिर उसको तेजी से फैलाएंगे, और इस तरीके से झूठ बहुत तेजी से फैलता है। सच एक ऐसी चीज होती है कि सच किसी को देख करके नहीं बनाया जाता, सच सच होता है, और इस वजह से सच अक्सर लोगों को सूट नहीं करता, उसको फैलाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, और वो वहीं का वहीं है, और वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे लगी हैं। ठीक कैसे होगा इसका? देखिए, सोल्यूशन यही है कि नंबर 1, गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और हर कंट्री को पहले तो लोकल लेवल पे लॉ बनाना पड़ेगा कि अगर झूठ जो है वो प्रोपोगेट होता है और उसकी वजह से किसी का भी नुकसान होता है या किसी की रेपुटेशन को हार्म किया जाता है, तो उसके खिलाफ में स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है कि उसका अगर इंडिया में हम बैन करते हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान से या हो सकता है कि अमेरिका से वो गलत न्यूज़ आए। तो इस तरीके से एक इंटरनेशनल कॉपरेशन बनने की ज़रूरत है कि सारे कंट्रीज़ को मिल करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसका नुकसान आप ये मत समझिए कि इंडिया में हो रहा है। आज जो आपको सोसाइटी के अंदर डिवीज़न दिख रहा है इंडिया के अंदर, वही डिवीज़न आपको अमेरिका के अंदर भी दिखेगा, वही डिवीज़न आपको जर्मनी जापान में भी दिखेगा। जहाँ पे भी फ्रीडम लोगों को दिया गया है, वहाँ पे अक्सर, क्योंकि सोशल मीडिया का काम प्रॉफिट है, और चूंकि निगेटिव न्यूज़ से, हेट न्यूज़ से उनका बिजनेस बढ़ता है, वो करते हैं, तो इसीलिए सारे गवर्नमेंट को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जनता का हित प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने चाहिए कि जो लोग भी इस तरीके की न्यूज़ फैलाते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आज उनके पास में वो टेक्नोलॉजी है कि अगर वो चाहें तो फेक न्यूज़ को डिटेक्ट करें, अगर वो चाहें तो हेट न्यूज़ को डिटेक्ट करें और उसको रोक दें। और जब तक हम उनको फोर्स नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होने वाला है।
वो अपना बिजनेस करते रहेंगे, सोसाइटी में अनार्की फैलाते रहेंगे और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा हमारे देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। जब आप अवेयरनेस की बात करते हैं, जब सोसाइटी को बतलाने की बात करते हैं, मीडिया की एक तो सूचना देना ये जिम्मेदारी है और ये भी जिम्मेदारी है सही सूचना सही लोगों तक पहुँचे। तो एक पार्ट तो पूरा हो रहा है कि सूचना दे रहे हैं, पर सूचना कितना एडल्ट्रेटेड है, कितना मिक्स्ड है, कितना इम्प्योर है, ये लार्ज सेक्शन ऑफ द मीडिया उसमें क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले लोग नहीं हैं। तो दरअसल जहाँ से आप सूचना ले रहे हैं वहीं से वो एडल्ट्रेटेड होकर आ रहा है। इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार अर्ध सत्य या पार्ट ट्रुथ जो है वो काफ़ी होता है। जैसे कि जर्नलिज्म की भाषा में हम कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता आदमी को काटता है तो वो न्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो तो रोज ही होता रहता है। लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काटे तो वो न्यूज़ होता है। और इस वजह से मीडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो मीडिया ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करता है जो एक्सेप्शंस होते हैं। और इसीलिए जो 100 आदमी अगर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनके बारे में मीडिया नहीं वो बात करती है। लेकिन अगर 100 में से एक आदमी ने कोई क्राइम कर दिया तो बड़ा बड़ा मीडिया में आ जाता है। अब देखिए, एक कॉग्निटिव बायस होता है जिसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस क्या कहता है कि जब हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हम डिसीजन इस बात पे नहीं लेते कि हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, बल्कि इस बात पे हम डिसीजन लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास में रेडिली अवेलेबल है। मतलब अगर 100 चीज़ों के बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन लेने चाहिए और मान लीजिए आपके पास में केवल 2 ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप अपना जो डिसीजन है वो 2 ही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ले लेंगे, उस 98 को ढूंढने की मेहनत नहीं करेंगे। ये कॉमन टेंडेंसी है। अब सपोज करिए कि मीडिया सिर्फ ऐसी चीज़ों को दिखा रही है जो एक्सेप्शंस हैं, जो क्राइम्स हैं, हेट्रेड हैं, तो आम आदमी के दिमाग में ये धारणा आ जाएगी कि साहब बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, लोग बहुत बुरे हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर चोर हैं, सारे पॉलिटिशियंस चोर हैं। तो लोगों का विश्वास उठ जाता है उस सब चीज़ों से। और इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया सच को दिखाए। मतलब आप जो बुराई है उसको दिखाना तो बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन साथ साथ में जो अच्छाई है लोगों को अंदर उसको भी दिखाना जरूरी है, ताकि लोगों को पूर्ण सच पता हो और लोग सच और झूठ को अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकें। आर्टिकल 51A of the Constitution of India 1949 states that it is the duty of every citizen to develop a scientific temper. Scientific temper critical thinking के उससे कैसे साइंटिफिक टेम्पर से क्रिटिकल थिंकिंग कैसे उस स्टेज पे हम कैसे जाएंगे? देखिए, जो साइंस है, अगर आप देखिए तो साइंस जो है वो कोई नॉलेज नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो धर्म एक नॉलेज है। आप गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो एक नॉलेज है। एस्ट्रोलॉजी एक नॉलेज है, पामिस्ट्री एक नॉलेज है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने वो नॉलेज आपको दी है। साइंस एक नॉलेज नहीं है, साइंस एक प्रोसेस है, उसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप्स को फॉलो करके हम सच तक पहुंच सकते हैं। तो साइंटिफिक टेम्पर का देखिए मतलब ये है कि हम एज अ साइंटिस्ट सोचें। उसके बहुत सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो सिर्फ 3-4 चीज़ों को हम कहें कि अगर हम फॉलो करें तो साइंटिफिक टेम्पर है। पहला जो स्टेप है साइंटिफिक टेम्पर का, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड रीजनिंग। एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, देखिए कोई भी अगर आप धर्म ग्रंथ की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो वो किसी न किसी रीजन पे बेस्ड रहती है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा होगा। लेकिन क्या उसके पीछे कोई एविडेंस है? क्या उसके पीछे कोई डाटा कलेक्ट किया गया है? क्या बेसिस है उसका? अगर उस बेसिस को हम ले आए तो साइंस का पहला, साइंटिफिक टेम्पर का पहला चीज, जब भी आपके सामने कोई लॉजिक देता है तो आप उससे कहिए भाई ठीक है, तुम्हारा लॉजिक बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा तुम बात कर रहे हो, कोई एविडेंस है ऐसा?
जैसे कि मान लीजिए, सपोज करिए कि आप ये कहें कि भाई अगर हम कानून को जो है, करप्शन को हटाना है, तो ऐसा कानून बना दो कि कोई भी आदमी अगर करप्शन करता है उसको सीधा हम डेथ सेंटेंस दे दें। मान लीजिए हम एक ऐसा कोई कहता, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे वाकई में करप्शन की सजा डेथ सेंटेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट जो साइंटिफिक टेम्पर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कि हमें नॉलेज के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज कभी भी फाइनलिटी को अचीव नहीं करता। देखिए, अगर आप किसी भी धर्म ग्रंथ की बात करेंगे तो वो कहता साहब जो इस किताब में लिख दिया गया है वही अंतिम सत्य है, उसमें आप कॉमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान ने कहा है, वो झूठ कैसे हो सकता है। वहीं पे जो साइंटिफिक साइंस होती है, वो चाहे वो बात न्यूटन ने कही हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही हो, चाहे दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने कही हो, वो उस बात को नहीं मानता। अगर एक एविडेंस मिल जाए तो उसको रिजेक्ट कर देता। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट तो साइंटिफिक टेम्पर हमेशा ये देखने की कोशिश करता है ऐसा सच जो कि पूरी दुनिया में सेम हो। तो ये जो एक साइंटिफिक टेम्पर है, ये साइंटिफिक टेम्पर अगर हम डेवलप करेंगे, और इसके देखिए सिंपल 7 स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। ये जो साइंटिफिक प्रोसेस के 7 स्टेप्स होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। मैं उसको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे न्यूटन है, उन्होंने देखा कि भाई एक सेब गिरा नीचे, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। पहला स्टेप हो गया ऑब्जर्वेशन। बहुत लोगों ने उनके पहले देखा सेब को गिरते हुए, कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो सेकंड स्टेप आता है क्वेश्चन। उन्होंने ये कहा कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, इधर उधर क्यों चला जाता है। तो उन्होंने सेकंड स्टेप आता है क्वेश्चन। जब भी कोई चीज आप देखिए तो क्वेश्चन करिए भाई क्यों हो रहा है ये। तीसरा स्टेप होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपने एक थ्योरी बनाई कि भाई ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि जो अर्थ है वो एक फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, जिसकी वजह से ये नीचे गिर रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने क्या किया, ये हाइपोथेसिस हो गई। अब हाइपोथेसिस के बेसिस पे क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप आता है प्रेडिक्शन। आपने प्रेडिक्शन किया कि भाई कोई भी चीज हो वो नीचे गिरेगा, चाहे वो सेब हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो आपका कप हो, ग्लास हो, आदमी हो, हर चीज नीचे गिरेगा। अब ये आपने नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका प्रेडिक्शन। उसके बाद में जो आपका 6th स्टेप आया, जो 5th स्टेप आया, वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। फिर आपने क्या किया कि वाकई में इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए आपने अलग अलग चीजें ली, डाला, और वाकई में सारी चीजें नीचे आ रही। ऐसा नहीं हुआ कि साहब कप था तो ऊपर चला गया और ग्लास था तो नीचे आ गया, हर चीज ऊपर आ गई। तो एक्सपेरिमेंट किया आपने, एक्सपेरिमेंट में सही पाया गया। अब उसके बाद में जो 6th स्टेप है, दैट इज डाटा एनालिसिस। फिर आपने जब डाटा एनालिसिस की तो ये देखा कि भाई गिरने में टाइम तो अलग अलग लगता है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, वो है एक्सेलरेशन। कि जितना भी आइटम गिर रहा है, चाहे भारी हो चाहे हल्का हो, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गिर रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये आपने उस डाटा से एनालाइज किया। अब उसके बेसिस पे जो फाइनल स्टेप है कंक्लूजन। फिर आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि कोई भी चीज अगर है तो वो इस पर्टिकुलर 9.8 की स्पीड से गिरेगी। ये आपने इससे यहां से लॉ ऑफ ग्रेविटी डिक्लेयर किया। और उसके बाद में फिर आपने क्या किया कि एक क्वांटिफाई किया, उसके बेसिस पे आपने एक जनरल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया। मैं उस बारे में नहीं जानना चाहता, लेकिन आपने ये थ्योरी को किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है, ये 7 स्टेप हो गए, लेकिन ये 7 स्टेप से आपने एक प्रिंसिपल तो ढूंढ लिया, लेकिन इसके लिए साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी साइंटिफिक स्टडी को पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश करना जरूरी है। इसको हम कहते हैं डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू जर्नल। डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति साइंटिस्ट अपने पेपर को पब्लिश कर रहा है, उसको कौन रिव्यू कर रहा है उसको पता नहीं है, उसको दूसरा साइंटिस्ट ही रिव्यू करता है, लेकिन इसको जानकारी नहीं रहती कि कौन रिव्यू करेगा। और जो रिव्यूअर है उसको ये नहीं पता रहता कि किस साइंटिस्ट का पेपर है, इसीलिए इसको हम डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू कहते हैं। फिर डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू में जब ये बात सही पाई जाती है, तब उसको जर्नल में पब्लिश किया जाता है। और जब एक बार जर्नल में पब्लिश कर दिया गया तो वो सारी दुनिया के सामने वो पब्लिश किया जाता है, और कोई भी साइंटिस्ट उसको चैलेंज कर सकता है कि आपका ऑब्जर्वेशन सही नहीं है। और अगर एक साइंटिस्ट ने भी प्रूफ कर दिया कि आपका ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, तो उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्कूलों में, कॉलेज में, बाकी इंस्टीट्यूशंस में हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को, साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे भी कहिए उसको आप परिभाषित करना चाहें,
इन सब चीज़ों को बढ़ावा क्यों नहीं देते? मतलब क्या ये थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इंडिया की प्रॉब्लम है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये बेटर है सोसाइटी बनाने के लिए ये सब करेंगे ना, हम नहीं करते। तो क्या बेटर सोसाइटी हम बनाना नहीं चाहते, हम आलसी हैं, या हमारा विजन नहीं है हमारे पास, या जो थर्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है हमारे पास? देखिए, ये एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। ऐसा है कि आज के तारीख में ज़्यादातर कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया हम रोट लर्निंग करते हैं। रोट लर्निंग का मतलब ये होता है कि वी नो हाउ व्हाट टू लर्न, क्या चीज सीखनी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी रट लो, ये फार्मूला रट लो, ये स्टेप्स रख लो, एग्जाम में लिख दो, 100% मार्क्स ले आओ, बढ़िया जॉब ले जाओ, ये हमारा गोल रहता है। मतलब वी नो, मतलब आप एक बने बनाए रास्ते पे चल रहे हैं अपने हिसाब से। व्हाट टू लर्न। हम साइंस को भी साइंटिस्ट की तरह नहीं पढ़ते हैं, साइंस को भी एक धर्म की तरह पढ़ते हैं कि न्यूटन ने कह दिया तो अब हमें लगता है कि कोई चैलेंज नहीं है। रोड लर्निंग को थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए। रोड लर्निंग का मतलब देखिए क्या होता है कि जो बुक में लिखा हुआ है, उस बुक में जो लिखा, अगर उसको बिना समझे हुए भी आप वर्बेटिम अपने एग्जाम में डाल दें, एग्जाम के पेपर में, तो आपको 100% नंबर मिल जाएंगे। और आजकल 100% नंबर लोग हिंदी अंग्रेजी में भी ले आते हैं, क्योंकि जो आपसे एक्सपेक्टेड वो लिख दिया। लेकिन अगर आपने थोड़ा उस पर क्वेश्चन किया, थोड़ा सा डाउट किया, थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश करी, आपके नंबर कट जाएंगे। और आज आपका गोल क्या है? खूब बढ़िया नंबर ले आओ, बढ़िया जगह पे एडमिशन कर लो, बढ़िया जॉब पा जाओ। पैकेज। और इस चक्कर में क्या होता है कि लोग पूरी की पूरी जो एजुकेशन है उसमें रोट लर्निंग, मतलब दिमाग मत लगाओ, रट लो, जो आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड वही लिख के आओ। व्हाट वी शुड लर्न कि हाउ टू लर्न इंस्टेड ऑफ व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न। मतलब कि नॉलेज को क्यों हम एक्वायर करते हैं। देखिए, सोक्रेटिस जो हैं वो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, आप जानते होंगे, नाम जरूर सुना होगा, और वो वेस्टर्न फिलोसफी के फादर भी माने जाते हैं। उनका ये मानना था कि नॉलेज इज द एक्चुअलाइजर ऑफ एक्शन। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी एक्शन लेता है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से लेता है। अगर उसके पास में सही नॉलेज है तो सही एक्शन लेगा, गलत नॉलेज है तो गलत एक्शन लेगा। और इसीलिए अगर हम लोगों को सही नॉलेज इम्पार्ट करें तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोग गलत काम करें। दुर्भाग्य से हमारे जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पे हम लोगों को सब्जेक्ट तो सिखाते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाते हैं कि कैसे सच और झूठ के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे। और देखिए, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, IIT से पढ़ा हूँ। IIT BHU से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTech किया। IIT दिल्ली से मैंने मशीन डिजाइन से MTech किया। फिर मैंने PhD भी किया ई-गवर्नेंस में। लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो भी हमने पढ़ाई की स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, कोऑर्डिनेट पढ़ी, आज तक शायद ही उसका हमने कभी इस्तेमाल किया। और जो चीज इस्तेमाल होने की है, वो कहीं क्रिटिकल थिंकिंग, वो कहीं नहीं पढ़ाई जाती। अब धीरे धीरे लोगों को डेवलप कंट्रीज में खास तौर से ये अवेयरनेस आ रही है। वहाँ के स्कूल्स करिकुलम में क्रिटिकल थिंकिंग इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉलेज लेवल पे तो ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। मैनेजमेंट के जितने कॉलेजेस वहाँ पे पक्का पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है। अभी मैंने रिसेंटली मुझे किसी व्यक्ति ने एक न्यूज़ फॉरवर्ड किया कि झारखंड गवर्नमेंट ने भी अपने कुछ कैरिकुलम्स में वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग को स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि बचपन से लोग अगर क्रिटिकल थिंकिंग को सीखेंगे तो फिर वो गुमराह नहीं होंगे इस तरीके की जो सोशल मीडिया है या जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे कभी गुमराह नहीं होंगे और सही और झूठ का डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, प्लस आप जो दूसरे और एस्पेक्ट्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े हुए, साइंटिफिक टेम्परामेंट, अपने यहाँ हम जब नेताओं से बात करते हैं उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है। ब्यूरोक्रेट से बात करिए, जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, खासकर जो ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो पॉलिसी मेकिंग में है, उनको कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए चिंता, समय से पहले सोचने का काम हमारा नहीं है। हम तब सोचेंगे जब बहुत कुछ लॉस करा चुके होंगे। इसमें जितना फास्ट दुनिया चेंज कर चुकी है पिछले 10 साल में, वो टाइम आ गया जब इसके प्रमोशन की ज़रूरत है। कैसे फोर्स करें इस जिन कम्युनिटी का मैंने नाम लिया, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कैसे फोर्स करें उनको कि आप पॉलिसी मेकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग को जगह दीजिए,
to make society a better society? देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स, जीनियसेस प्रिवेंट देम। इस टाइप से मिलता हुआ कोट है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जब प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जो जीनियस होते हैं उस प्रॉब्लम को पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम को होने ही नहीं देते हैं। अब देखिए, मैं इस मामले में आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना। आज की जो हमारा देश है, आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल होने जा रहा है। हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे जो लीडर्स हैं उनको आज दुनिया के रिस्पेक्टेबल नज़र से देखा जाता है। हमारे जो इंडियंस हैं वो दुनिया की जो टॉप आईटी कंपनीज हैं उनके सीईओज हैं। ये सारी हमारी प्रसिद्धि हुई है आज। लेकिन अगर हम इस क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, जो एआई का समय आ रहा है और जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, तो हमें वॉर को हारने में भी समय नहीं लगेगा। ये आप ध्यान रखिए कि महाभारत में जो सूरमा कौरवों के पास थे वो कहीं ज्यादा थे कंपेयर टू पांडव। उसके बाद में भी वॉर हारे। और अगर हम लोगों के अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट नहीं करेंगे, और ये बात हमारे लीडर्स को भी समझनी होगी, और जब लीडर्स इस बात को समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि देश हित के लिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति सच और झूठ का डिफरेंशिएशन करे और हम इसको प्रमोट करें। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, कैसे होगा, ये आखिरी सवाल आपसे, ये होगा कैसे? देखिए, हम में से अभी हम बिल्कुल फुटहिल्स में हैं। हम अभी माउंट एवरेस्ट की निचाई पे हैं। आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने बोल रहे हैं, कैसे चढ़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है। अगर आप देखें तो आज अमेरिका में जो हो रहा है वो कोई इंडिया से बहुत डिफरेंस है, ऐसा मुझे लगता नहीं। वो हमसे ज्यादा गए गुजरे हैं, है ना। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को थर्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम कहना सही नहीं है। ये आज मैं समझता हूँ, देखिए, ये डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है। अगर आप देखें तो चाइना जो है वहां पे गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और वो इस तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशंस को प्रोपोगेट करने से रोक रही हैं। सारे सोशल मीडिया, जैसा आप जानते हैं, वहां बैन है। और उसके विपरीत जितनी डेमोक्रेसी है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो, आज हम सब एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और उसका कॉन्सिक्वेंस भी एक ही है कि जो लीडर्स जो हैं वो नफरत फैलाते हैं, जो लीडर्स जो हैं वो झूठ बोल सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं, वो सब जगह पावर में आ रहे हैं। उसका दूसरा एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमें आज बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम आपस में ही, हमारे अंदर इतनी नफरत है, इतनी हमारे अंदर बैमनस पैदा हो गया है कि अगर कोई भी आदमी अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो शायद एक दूसरे से लड़के लोग मर जाएंगे। और इसीलिए जो है इसको प्रमोट करें। और ये मैंने आपको बताया कि कोई हमारे देश की प्रॉब्लम। कैसे करेंगे इसका देखिए, जहां तक एक तो इंडिविजुअल लेवल पे है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही फेमस आपको गांधी जी का कोट है, जैसा आप जानते हैं, कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जैसा आप चेंज चाहते हैं, सबसे पहले वो चेंज अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इस तरीके के मैसेजेस देता हूँ, वीडियो डालता हूँ, कोरा पे मेरे आंसर्स हैं उसमें मैं डालता हूँ, तो मैं अपने लेवल पे शुरुआत कर रहा हूँ। और उस बात को काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, काफ़ी लोग नापसंद भी करते हैं। हम में से हर एक आदमी को ये प्रयत्न करना होगा, क्योंकि देखिए, मेरा एक पूर्ण विश्वास है कि अगर हम व्यक्ति को सच और झूठ दोनों पता रहेगा, वो कभी भी जानबूझ करके झूठ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हर व्यक्ति की नेचुरल टेंडेंसी है सच को एक्सेप्ट करना। दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि आज के समय में जो सच है वो सामने नहीं आ रहा है। हम सच को सामने ले आए और लोगों को सच कैसे ढूंढना है, हम क्या सच है, मैं ये बताने की बात नहीं कर रहे। देखिए, ये तो सारे लोग बताते हैं। धर्म वाला बताएगा ये धर्म, ये जहां लिखा यही सच है। एस्ट्रोलॉजी वाले बताएगा यहाँ जो लिखा वो सच है। आप एस्ट्रोलॉजी मानते हैं? नहीं, मैं उसके बारे में बाद में आएंगे। मैं देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये चीज सच है तो फिर तो वो धर्म से क्या डिफरेंस हुआ। मैं ये चाहता हूं कि सच आप स्वयं ढूंढें। जैसा कि जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। अगर आपने ट्रुथ को डिफाइन कर दिया तो ट्रुथ एक तरीके से डिफाइल हो गया।
अगर हमें हर एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक काबिलियत हो कि हम सच और झूठ का डिफरेंशिएशन कर सकें, तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि लोग ऑटोमेटिकली सच को फॉलो करेंगे, झूठ को नहीं फॉलो करेंगे। और जब पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस होगी तो वैसे ही लीडर सिलेक्ट होंगे और उस तरीके से नेचुरली उस कंट्री का ग्रोथ। आपने बोला कि ये स्वतः देखना पड़ेगा लोगों को, एक एक व्यक्ति जब ध्यान रखेगा तो क्रिटिकल थिंकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग कि उसका हर चीज़ को जांच परख के उसको एक्सेप्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना, देखना, अपने ऊपर लागू करना। अपनी मर्जी से तो नहीं करने, मतलब कोई कानून में कोई जगह है कि इसको प्रमोट किया जाए, भारत सरकार के हाथ में है कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करिए, कानून के लिहाज से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करिए बिग वे में? देखिए, पहली बात तो जैसा कि आपने एक सवाल किया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ही साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना हमारी एक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रोवाइडेड है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो रास्ता दिखाता है उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इस बात की महत्व को समझा कि अगर हम इस देश को, इंडिया को एक मॉडर्न नेशन बनाना चाहते हैं तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना ही पड़ेगा। तो एक तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है जिसको कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको गवर्नमेंट को बोल सकती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो उसको डेफिनेटली गाइडलाइन उसके सामने। चलिए, सच का रास्ता लंबा होता है। हम लोग ने इस पर बात की, बड़ा मज़ा आया। अब हमारे स्टूडियो है, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने। थैंक यू।